नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और चर्चा में आज हम बात करेंगे बेहद ही खास विषय पर, सीरिया में जो संकट गहराया है उस पर, उसकी वजह पर और उसके वैश्विक असर पर। क्योंकि सीरिया में विद्रोही बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उनके द्वारा दमिश्क पर किए गए हमले के कारण दमिश्क पर उनका कब्जा हो गया है और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। इससे सीरिया में 5 दशकों के बाद शासन का अंत हो गया है। सीरिया के निवासी दमिश्क की सड़कों पर खुशी से झूमते नजर आए। आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति असद तब भागे हैं जब पिछले 2 सप्ताह से इस्लामवादी हयात तहरीर अल शाम HTS समूह ने असद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी थी। वहीं सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली ने कहा कि वे लोगों द्वारा चुने गए किसी भी नेतृत्व के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विद्रोही आधिकारिक संस्थानों से संपर्क न करने का आदेश दिया और ये भी कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक सभी प्रधानमंत्री के अधीन रहेंगे। तो दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और सीरियाई विद्रोहियों ने राज्य टेलीविजन पर जारी बयान में दमिश्क की मुक्ति और असद शासन को हटाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की जेलों से सभी अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है। सीरियाई विद्रोही होम्स पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद सड़कों पर जश्न मनाते हुए भी दिखे। सीरिया के सेनाध्यक्ष ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन समाप्त हो गया है। तो विद्रोहियों ने दमिश्क की मुक्ति और असद को हटाने की घोषणा की और पूर्ण नियंत्रण की विद्रोहियों ने बात कही है और जो सरकारी टेलीविज़न है उस पर उन्होंने इस बात की घोषणा की और विद्रोहियों ने तमाम लोगों से किसी भी तरह की जो आधिकारिक संस्थाएं हैं उनसे किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखने की भी बात कही है। और बेहद ज़रूरी हो जाता है सीरिया संकट की पृष्ठभूमि है क्या ये जानना। तो ये हम आपको बताते हैं। जुलाई 2000 से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति थे और मार्च 2011 में ये संकट पैदा हुआ जब किशोरों के एक समूह ने दक्षिणी सीरियाई शहर डेरा में सरकार विरोध में प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन जो है वो काफ़ी गंभीर हो गया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में कई लोग मारे गए और इस घटना के बाद पूरे सीरिया में विरोध फैल गया और वहीं से इस संकट की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती चली गई। राष्ट्रपति बशर अल असद से पद छोड़ने की मांग भी तेज़ होती गई। हालांकि इस मांग को ठुकराते हुए असद ने इस पर विदेशी षड्यंत्र का आरोप लगाया। असद ने आंदोलन में इस्लामवादी अपराधी विदेशी एजेंट के शामिल होने का भी दावा किया। धीरे धीरे विपक्ष के कुछ हिस्सों में सरकार के विरोध में लोगों ने हथियार उठा लिए और हिंसक घटनाक्रम से गृहयुद्ध की चिंगारी लगातार तेज होती चली गई। तो ये इसकी पृष्ठभूमि रही और इराक समेत कई अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने सीरिया में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए अस्ताना प्रक्रिया देशों के अपने समकक्षों से शनिवार को मुलाकात की और इस मुलाकात में जो घटनाक्रम रहे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया। अरब प्रतिभागियों में कतर, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल रहे। अस्ताना प्रक्रिया की ओर से बैठक में ईरान, तुर्की के विदेश मंत्री और रूस के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने सीरिया में हाल की घटनाओं के बारे में एक संयुक्त बयान जारी किया और बयान में कहा गया कि सीरियाई संकट का जारी रहना देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरनाक विकास है, जिसके लिए सभी पक्षों को सीरियाई संकट का राजनीतिक समाधान खोजने की आवश्यकता है। तो वैश्विक जो इसका असर है उससे चिंतित जो हैं ये सभी नेता दिखाई दिए और संकट के जो समाधान की बात करने की बात थी उस पर मंत्रणा भी की गई
लेकिन उसके अगले दिन ही ये घटनाक्रम हो गया। सीरियाई राष्ट्रपति असद के बारे में भी अलग अलग बयान सामने आए। विद्रोहियों का कहना है कि राष्ट्रपति असद अभी भी राजधानी में है, वहीं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति दमिश्क से चले गए हैं। विद्रोहियों ने होम्स शहर पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने कुख्यात दमिश्क जेल में सेंध लगाई और टेलीग्राम पर बताया कि सेटनिया जेल में अत्याचार के युग का अंत हो गया है। तो वहीं ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सेटनिया जेल के दरवाजे उन हजारों बंदियों के लिए खोल दिए गए हैं जिन्हें सुरक्षा तंत्र द्वारा कैद किया गया था। और सीरिया का अगर हालिया घटनाक्रम देखें तो वो भी अपने आप में चिंता पैदा करने वाला है। 1 दिसंबर 2024 को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके ने चर्चा के लिए बयान दिया और तनाव कम करने और सुरक्षा का आग्रह किया। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां थी वो चिंताजनक बनी हुई थी और उसी के मद्देनज़र विस्थापन और सुविधा मुहैया कराने में व्यवधान को रोकना जो है इसका उद्देश्य बनाया गया। वहीं 2 दिसंबर की बात करें तो 4 अस्पताल, 4 स्कूल, 2 शिविरों और 1 जल स्टेशन पर हमला हुआ। मुख्यतः महिला और बच्चे समेत 2600 से अधिक लोगों ने शिविरों में शरण ले ली, जिसे यूएन आधारभूत सुविधाएं दे रहा है। इसके बाद की अगर बात करें तो 3 दिसंबर 2024 को उत्तरी और पूर्वी हामा प्रांत में लड़ाई जारी हो गई। M5 राजमार्ग के साथ कई नए शहरों पर कब्जा हुआ। लगभग 14 नए शहरों और गांवों पर कब्जा हुआ। हवा में महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया गया। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 में गजा में संघर्ष के बीच बुनियादी भोजन की कमी और सीरिया में पूर्ण युद्ध फिर से भड़क गया और बेहद अस्थिर और ख़तरनाक स्थिति बन गई। 5 दिसंबर 2024 को सीरिया के रासायनिक हथियारों पर यूएनएससी अमेरिकी मिशन पर ब्रीफिंग भी हुई। और अगर 6 दिसंबर की बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीरिया में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए और यूएन का हयात तहरीर अल शाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 दिसंबर 2024 को होम्स प्रांत के पालमेरा पर कब्जा कर लिया गया। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस और तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना के बीच जंग जो है वो जारी रही। 8 दिसंबर की बात करें तो तीसरे मुख्य शहर होम्स पर विद्रोहियों ने कब्जा किया। होम्स के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया गया और कहा जा रहा है कि सीरियाई राष्ट्रपति असद दमिश्क छोड़कर भाग गए। और एक बड़ा सवाल अब ये आता है, क्योंकि जो विद्रोहियों में अलग अलग संगठन हैं, उन संगठन में हयात तहरीर अल शाम जो है एक मजबूत संगठन बनकर उभरा है, शक्तिशाली विद्रोही संगठन बन गया है। और इसके जो नेता है मोहम्मद अल जोलानी, वो कौन है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हयात तहरीर अल शाम का नेता है मोहम्मद अल जोलानी, जिसका जन्म 1982 में रियाद, सऊदी अरब में हुआ। पिता एक पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में काम करते थे। परिवार 1989 में सीरिया लौटा, दमिश्क के पास। उसके बाद जो है उनका बसेरा हुआ। 2003 में अबू मोहम्मद अल जोलानी इराक चला गया। इराक में अलकायदा में शामिल हुआ। अमेरिकी सेना ने 2006 में गिरफ्तार कर लिया और 5 साल तक हिरासत में रखा। रिहाई के बाद सीरिया में अलकायदा की शाखा अल नुस्रा फ्रंट स्थापित करने का काम भी इन्हें सौंपा गया और विपक्ष के कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेषकर इदलिब में अपना प्रभाव इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआती वर्षों में इस्लामिक स्टेट इन इराक के प्रमुख के साथ समन्वय भी किया। तो काफ़ी ख़तरनाक संगठन इसे कहा जाता है। 2013 में अलकायदा ने जोलानी के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा की, लेकिन अल जोलानी ने इस बदलाव को अस्वीकार कर दिया। 2016 में अल जोलानी ने समूह का नाम बदलकर जबाह फतेह अल शाम किया। 2017 में अल जोलानी ने हयात तहरीर अल में इसके विलय की घोषणा कर दी। तो विश्व भर में चिंता की लकीरें ज़रूर हैं और इस पर अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और हम आपको बताते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, सीरिया में अव्यवस्था का माहौल है, लेकिन वो हमारा मित्र नहीं है और अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल
ना हो। और इसी पर हम ख़ास चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुनायत जी मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर दीपिका सारस्वत भी मौजूद हैं जो एसोसिएट फेलो हैं एमपी इत्सा में। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। त्रिगुनायत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसका व्यापक असर देखते हैं, किस तरह से इसने चिंता की लकीरें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। देखिए, चिंता की तो बात है ही, लेकिन उसका एक परिप्रेक्ष्य है और वो परिप्रेक्ष्य है 2011 से कम। जब अरब स्प्रिंग के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने कोशिश की कि किस तरह से रजीम चेंज का एजेंडा जो उनका था वो सीरिया तक पहुंचे, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सीरियन प्रेसिडेंट असाद जो है वो बच पाए, क्योंकि रशिया और ईरान उनके समर्थन में आए और वो अब तक चलता रहा। लेकिन इस बीच को उन्होंने किसी भी तरह से उसका लाभ नहीं उठाया। लोगों को 90% जो वहाँ की जनता है वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। 13 मिलियन से ज़्यादा लोग उनके डिस्प्लेस्ड हैं। हज़ारों लोग जो थे वो जेल में डाल दिए गए, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हुआ। उन्होंने अपोजिशन के साथ किसी भी तरह से बातचीत नहीं करने की कोशिश की। तो इसके लिहाज से उसने देखा कि टर्की जो एक सपोर्ट करता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को और असाद से बहुत खुश नहीं था, उन्होंने पूरी तरह से ये इसमें बड़ा सक्रिय रोल अदा किया है। और जहाँ तक बात है ये HTS की, आपने अपने क्लिप्स में बहुत डिटेल में सब कुछ बताया उनकी ग्रोथ स्टोरी को। लेकिन अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट में जो 2020 का जब एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट कर रहा है, एक गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट चल रही है। तो उनको साल्वेशन गवर्नमेंट करके उन्होंने पूरे अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए। पुराने जो सीरियन गवर्नमेंट से पहुँचे हुए आर्मी के जनरल्स वगैरह थे उन सब से ट्रेनिंग हुई है पूरी। तो एक तरह से वो तैयारी पूरी तरह से कर रहे थे। दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट में जो है दो आर्मीज हैं बेसिकली, एक कर्डिश है और दूसरी फ्री सीरियन आर्मी जिसको कि अमेरिकन सपोर्ट करते रहे हैं और टर्की इनके बीच में सपोर्ट करता है। टर्की कर्डिश जो डेमोक्रेटिक फोर्स है उनको नहीं पसंद करता है, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से आज की डेट में हुआ क्यों ये हुआ, इसलिए कि जो मेजर सपोर्टर जो असाद के थे अंदर, उन्होंने आपने देखा अंदरूनी तो कुछ किया नहीं, कोई कोशिश नहीं की कि किस तरह से उसको सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट जीता जाए, उनका अफेक्शन जीता जाए। दूसरी तरफ उन्होंने जो है डिपेंड रहे पूरी तरह से रशिया और ईरान के ऊपर। अब रशिया जो है वो अपने वॉर में लड़ा हुआ है, यूक्रेन में फंसा हुआ है। ईरान आपने देख ही लिया कि हिजबुल्लाह हमास की लड़ाई और ईरान की खुद की लड़ाई इसराइल के साथ में, उसकी पोजीशन भी काफ़ी वीक है। तो दोनों जो उसके स्तंभ थे उन दोनों स्तंभों ने इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनका वॉर ये लड़ाई लड़े, और इसीलिए जो वहाँ की फोर्सेस हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया। तो इसलिए आज जितना द्रुत गति से हमने देखा है तेजी के साथ में जो ये फोर्सेस ने M5 एक वहाँ का रूट है उसके थ्रू आकर के जितने भी ये मेन एरियाज हैं उसको एक 27 से लेकर के और आज तक के बीच में आपने देख लिया एक हफ्ते के अंदर पूरा पुरानी गवर्नमेंट को हटा दिया है उन्होंने। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है तैयार है, उनके साथ उन्होंने कहा कि वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट में काम करेंगे। लेकिन अभी चैलेंजेस अब शुरू होंगे, शुरू ऐसे होंगे कि किस तरह से एक तो ये ग्रुप जो है चाहे भले ही अपने को कहता हो कि हमने आईसिस से डिसोसिएट किया है, अलकायदा से डिसोसिएट किया है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी वो सब सेम है। अगर आप उनका इंटरव्यू जो जुलानी का अगर CNN में हुआ था उसको देखें तो वो एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तीसरी तरफ इजराइल है जो गोलन हाइट्स पे कब्जा करे बैठा है, वहाँ से उनके ऊपर लड़ रहा है। तो अभी सिचुएशन बिल्कुल कब्जे में नहीं है, आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से पावर डायनामिक इवॉल्व होती है रीजन के अंदर में। और अगर सिविल वॉर बढ़ गया किसी तरह से तो वो सारी दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि इससे पहले जो है वार्ता भी चली है, बैठक भी चली है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग भागों में जो समर्थन रहा है दोनों ही पक्षों को, वो भी अपने आप में बेहद चर्चा का विषय रहा है। दीपिका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपसे हम इस घटनाक्रम पर ही लेना चाहेंगे, और क्या आपको ये लगता है कि ये पश्चिम एशिया में वर्चस्व की एक लड़ाई का रूप भी लेता जा रहा है?
जी बिल्कुल सही सवाल है कि अकेले ये सीरिया के लोगों की लड़ाई नहीं है कि गृह युद्ध जो 11 साल से चल रहा था और फाइनली अब वो सक्सेस हो चुकी है कि जो डिक्टेटर है वो भाग गया है। अकेले उस तक की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एम्बेसडर दिग्नायत ने बताया टर्की इन्वॉल्व है, ईरान सपोर्ट में इन्वॉल्व है, इसराइल के अपने इंटरेस्ट हैं, यूएस, रशिया, ग्रेट पावर जो कि रीजन के बाहर से हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बना हुआ था सीरिया, और अभी हम देख रहे हैं कि टर्की ने मौके का फायदा उठाया है कि जैसे ही हिजबुल्लाह जो कि ग्राउंड फोर्स एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फोर्स थी बशर असाद के सपोर्ट में, रशिया खाली एयर सपोर्ट दे रहा था, एयर पावर का इस्तेमाल कर रहा था। जो ईरान की मदद से जो मिलिशियाज थी, खासतौर से हिजबुल्लाह, उन्होंने जो ज़मीनी लड़ाई लड़ी थी। तो टर्की ने अभी उस वर्चस्व की लड़ाई में एक अच्छा मौका पाया है कि जो रेबल्स, ये जो विद्रोही जो काफ़ी समय से नॉर्थ वेस्ट सीरिया में और टर्की के बॉर्डर के आसपास पिछले 10-11 साल से बैठे हुए हैं इदलिब प्रोविंस में, उन्होंने जिस बहुत ड्रामेटिक तरीके से ये ऑफेंसिव किया है, उससे पता चलता है कि ये अकेला जो 11 साल से जो सिचुएशन बनी हुई थी बशर अल असद के खिलाफ, वो किस तरह से एक्सप्लोड हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बाहर के कई प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो आगे जो सिचुएशन है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। जैसा कि एम्बेसडर दिग्नायत ने बोला कि तुर्की के अपने इंटरेस्ट हैं, खुद अमेरिकन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहे हैं दूसरे हिस्से में टर्की के, और वो टर्की के साथ में उनका दोनों तरफ से एक दूसरे को थ्रेट समझते हैं। और फिर रशिया है, रशिया भले ही अभी एक बैक स्टेप ले लिया है एक तरीके से, क्योंकि असद पावर में नहीं है, लेकिन रशियन बेसिस अभी भी हैं लताकिया और तार्टस में, एक एयर बेस और एक नेवल बेस। तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि बिल्कुल सीरियंस के लिए जो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम एंड गेटिंग द डिक्टेटर आउट, आगे आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, एक तो अभी वहां पर जो वस्तुस्थिति है, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, वो क्या है, और जो भारतीय नागरिक वहां पर हैं उनकी सुरक्षा की स्थिति के बारे में भी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल्स हैं वहां पर सेफ हैं, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। स्थिति वहां पॉलिटिकली इंस्टेबल है क्योंकि रेबल्स ने टेक ओवर कर लिया है, पर ऐसी कोई वायलेंस नहीं हो रही, क्योंकि टेक ओवर करते ही जो रेबल्स थे उन्होंने पहले पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे, टेलीविजन और रेडियो पे कब्जा किया, और फिर वो टेलीविजन, उनके नेशनल टेलीविजन पर आके उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम किसी को किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं करेंगे। इनफैक्ट अल-जुलानी ने तो यहाँ तक कहा कि सेलिब्रेटरी फायर भी ना हो, तो इस तरह की कोई फायरिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो स्थिति बिल्कुल टेंस है। कुछ लोग सड़कों पे सेलिब्रेटरी मूड में बाहर आए हैं क्योंकि बशार अल असद की रजीम से या उनके पिताजी की रजीम से काफी लोग सप्रेस थे क्योंकि वो डिक्टेटर पर, तो उसका एक वो है। पर ऐसा अभी स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, पर कोई वायलेंस नहीं हो रही। पर इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की थी, अपने नेशनल्स को कहा था परसों कि आप मुल्क छोड़ दें, और पर अभी एम्बेसी फंक्शनल है, इंडियन एम्बेसी डेमास्कस में, दमिश्क में, और इंडियन नेशनल्स के साथ इन टच है, और उनको हिदायत यही है कि आप अभी अगर हो सके तो यहाँ से या अपने सराउंडिंग्स को देखकर मूवमेंट्स प्लान करें। बिल्कुल अमृत, आप हमारे साथ बने रहें और हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Market access, resources,
Infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रोफेसर त्रिविनायत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बात की जा रही है, क्योंकि जो कई देश थे जो विद्रोहियों को भी सपोर्ट कर रहे थे, कई देश थे जो सीरिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक सवाल ये होता है कि रशिया और ईरान का रुख आप बाद में जो है बदला हुआ क्यों नज़र आया? क्यों जो है कमज़ोरी के वक्त जो है सपोर्ट नहीं किया गया? क्योंकि पहले से ही उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी थी अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए। और जिस तरह से हम सीरिया पर दबदबे की बात कर रहे हैं या पश्चिम एशिया के वर्चस्व की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से अहम व्यापार मार्ग हैं या ऊर्जा के गलियारों तक पहुँच है, ये भी इसका एक बड़ा मकसद हो सकता है। देखिए, जहाँ तक रशिया और ईरान के सपोर्ट की बात है, तो आप देख रहे हैं कि रूस जो है अपने यूक्रेन वॉर में काफ़ी फंसा हुआ है। लगभग 3.25 साल हो गए हैं और उसमें अभी तक कोई अंतिम नहीं आया है। उनके पास फोर्सेस की कमी है, तो ज़्यादातर असला जो उनका यहाँ पर था या उनके जो लोग थे और एयरक्राफ्ट्स भी, वो उन्होंने वहाँ डिप्लॉय कर दिए थे, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी इस तरह की घटनाक्रम होगा। दूसरी तरफ रहा ईरान, तो ईरान का भी जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हिजबुल्ला जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है और जो उनको एक एसिमेट्रिक एडवांटेज देता है रीजन के अंदर में, उनका पूरा लीडरशिप ख़त्म हो गई है और उनकी जो फोर्सेस हैं वो डेसिमेट हो गई हैं। दूसरी तरफ हमास जो है उसकी लड़ाई 14 महीने चल रही है इजराइल के साथ, वहाँ पर भी इसी तरह से किया है। और ईरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, रिटेलिएट करने में लगा हुआ है डायरेक्टली उनके साथ। तो दोनों ही देश, हालांकि डिप्लोमेटिकली उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, सब जगह सारे नेबरिंग कंट्रीज़ में गए कि किस तरह से इसको रोका जा सके, लेकिन चूंकि वो उनकी वीकनेस ऐसी थी। और तीसरी चीज़ मैंने शुरू में ही कही कि प्रेसिडेंट असाद ने कुछ कोशिश ऐसी नहीं की कि लोग उनके साथ खड़े हो जाएं या उनकी आर्मी उनके लिए लड़े। तो एक तरह का जब, और ये दोनों देश इस बात पे थे, खासतौर से रशिया, कि सीरियन आर्मी को लड़ना चाहिए। अब सीरियन आर्मी इस काबिल ही नहीं, ना असला उनके पास आ सकता है। तो दोनों ही देश इस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे। इसीलिए सबसे बड़ा लूज़र इस सीरिया के पतन में जो इनका हुआ है असाद का, उसमें ईरान है सबसे बड़ा। जहाँ तक रूस की संबंध है, जहाँ डॉक्टर अमृता ने भी कहा उसके बारे में कि जो रशिया के जो बेस है, नेवल बेस और एयर बेस है वहाँ पर लटाकिया में और टाटूस में, वो दोनों बहुत ज़्यादा रूस के लिए इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका के लिए कहाँ किस तरह से फोर्सेस वगैरह भेजते हैं, तो वो उसको जरूर किसी ना किसी तरह से कोशिश करेंगे कि वो बना जाए। सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने जब ये HTS के साथ में बातचीत किया है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर इतना खतरा नहीं मंडाएगा। लेकिन ये आज हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह पावर में रहेगा, कितना इम्प्लीमेंट कर पाएगा किस चीज़ को, ये देखना पड़ेगा कि किस तरह आगे बात होती है। और इसीलिए रशिया और टर्की और ईरान के मंत्री, विदेश मंत्री कल परसों ही कतार में कई बार मिले हैं और आपने वो जो स्टेटमेंट्स भी दिखाए हैं वो वहीं से इशू हुए हैं। बिल्कुल, आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।
जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अमृत, आपसे पूछना चाहेंगे, चैलेंजेस जो हैं आगे काफ़ी दिखाई देते हैं, क्या कुछ रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हैं? अमृत हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपिका जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक जो बड़ा चैलेंज है, कई बड़े चैलेंजेस जो हैं आगे नज़र आ रहे हैं आगे की स्थिति में। ऐसे में जो वैश्विक नेता हैं उनकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी काफ़ी अहम होती हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी की बात करें, जो उन्होंने कल जो उनकी टिप्पणी आई थी और उन्होंने उस पर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि सीरिया अमेरिका का मित्र नहीं है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और कुछ इशारा उन्होंने जो बाइडेन की राजनीति के ऊपर भी कहा था। इसे किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है बाइडेन से ज्यादा इशारा प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ था, क्योंकि जब अरब अपराइजिंग जब शुरू हुआ और सीरिया में भी जब पॉपुलर प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो जो रेड लाइन थी जो प्रेसिडेंट ओबामा ने स्थापित करने की कोशिश की थी कि अगर सीरिया में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो वो आखिरी रेड लाइन होगी और अमेरिका उसमें फिर दखल करेगा, लोगों के जो प्रोटेस्ट हैं उनके सपोर्ट में, या कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा। जब वो नहीं हुआ और उसके बाद में रशिया की एंट्री होती है बशर अल असद के सपोर्ट में, और रशियन एयरफोर्स और ईरान की जो ज़मीनी जो मिलिशियाज थे उनके कोऑर्डिनेशन से पूरी स्थिति को काबू में कर लिया जाता है बशर अल असद के द्वारा। तो उसमें ये था कि जब अमेरिका ने जब इंटरवीनिंग किया तो और अलग प्लेयर्स वहाँ पर आ गए। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जब जो मध्य एशिया में जितने भी ये जो युद्ध चल रहे हैं उससे अमेरिका को जो फायदा नहीं हुआ है और उल्टे ही नुकसान हुआ है, बिलियंस हैव बीन वेस्टेड। तो अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि त्रिगुणायत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये जिस तरह से ये संकट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इमीडिएट जो इफेक्ट्स हैं इसके क्या होने की संभावना है अगर ये इसी तरह से चलता है, और वर्ल्ड लीडर्स को किस तरह से इसमें आने की जरूरत है? देखिए, अभी अगर जिस तरह के बयान जुलानी जी कह रहे हैं, अगर उनके बयानों को आप देखें और वो चाहते हैं कि एक तरह से मिलजुल के देश को बढ़ाएं, तो एक सिचुएशन ठीक हो सकती है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है। लेकिन जैसा इस वक्त दिख रहा है, टर्की इस वक्त थोड़ा विक्टोरियस मानेगा अपने आप को और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। इजराइल भी अपने आप को थोड़ा गोलन हाइट्स के और भी आगे का हिस्सा अपने ले लेगा, लेकिन वो एक समस्या उनके लिए बनी रहेगी। तो रशिया ईरान इस वक्त लूजर्स कहे जाएंगे इसमें, और ख़ास तौर से टर्की एक मेजर गेन किया है इसके अंदर, और एक तरह से उनकी जो न्यू ऑटोमन एम्पायर वाली जो पॉलिसी जो कई तरह के चैलेंजेस हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम घटनाक्रम पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।